हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में संधि। आज हम लोग संधि के बारे में समझते हैं, संधि को पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी व्याकरण अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो बिल्कुल संधि से प्रश्न आना अनिवार्य है। और संधि में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं किससे? स्वर संधि से। तो आज हम लोग संधि को समझेंगे और संधि टॉपिक में संधि के जो प्रकार हैं उनमें से स्वर संधि को आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं संधि क्या होती है। तो समझिएगा, संधि का अर्थ ही होता है क्या? मेल करना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं क्या? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से मैंने कहा। अच्छा देखिए, कुछ संधि और समास में कई बार एक्सप्लेन करते हुए या कुछ परिभाषा लिखते हुए लोग गलत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि संधि क्या होती है भाई। संधि क्या होती है? संधि में होता है वर्णों का मेल। संधि में किनका मेल होता है? वर्ण का मेल होता है, दो अलग अलग वर्णों का मेल होता है। जबकि समास में क्या होता है? समास का क्या तात्पर्य होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिल करके एक विकार उत्पन्न करते हैं। और समास में ऐसा नहीं है जैसे दिन रात हो गया, ये समास है, ठीक है, लेकिन कई बार हम समास में देखते हैं ना, जैसे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो बहुत कई एक प्रकार का एक वाक्य होता है और उसको क्या किया जाता है? उस शब्दों को मेल करके एक शब्द कहा जाता है। पीले हों वस्त्र जिसके पीतांबर। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या हो गए? उनका जब मेल होता है, एक शब्द नया विकार उत्पन्न होकर के, विकार मतलब कि परिवर्तन होकर के यदि नया शब्द बनता है, हम उसे कहते हैं क्या? समास। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? संधि के बारे में समझने वाले हैं। तो समझते हैं संधि को। मैंने कहा कि अगर वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब वर्ण को समझिए। वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की क्या परिभाषा होती है? अगर किसी सार्थक ध्वनि को लिपिबद्ध किया जाए तो वही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सार्थक ध्वनि को, संधि को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य यह है कि आप वर्ण से ज्यादा उस ध्वनि पर ध्यान दीजिए। भले ही हम परिभाषा में ये लिखते जरूर हैं कि संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि नहीं, हमें क्या कहना चाहिए या हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए ध्वनि पर। ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। विशेष करके जब भी दो शब्दों का मेल हो रहा है, यहां पर जैसे कोई एक प्रथम शब्द है, ठीक है, यहां पर क्या है? कोई प्रथम शब्द है, इसमें हम एक दूसरे शब्द को जोड़ रहे हैं, यहां कोई द्वितीय शब्द है, ठीक है, ये द्वितीय शब्द है। तो इन दोनों शब्दों में ध्यान देना, प्रथम शब्द का जो अंतिम ध्वनि होगी, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि को और द्वितीय शब्द के प्रथम ध्वनि को हमको ध्यान में देना है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको, अगर मैं कह दूं हिम धन आलय, हिम धन आलय, यहां पर क्या है? यहां पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? यहां पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है अ, और यहां पर द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? आ। देखो, ऐसे देखने से हमको क्या समझ में आता था? अगर मैं केवल वर्ण को देखूं तो वर्ण के रूप में मुझे क्या दिखा? यहां पर तो वर्ण मुझे क्या दिख रहा था? म दिख रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, म का स्वयं का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक कि उसमें अ को ना जोड़ दिया जाए। म अपने आप में व्यंजन ये होता है। जब इस व्यंजन में हम क्या करते हैं? जब इसमें अ को जोड़ते हैं तब जाकर के हम इसको म उच्चारित कर पाते हैं। म उच्चारित कर पाते हैं। इसमें अध्वनि का होना अनिवार्य है। जब हम हिम लिखे हैं तो यहां की ध्वनि, अंतिम ध्वनि अ है। भले ही वर्ण म दिख रहा था, वैसे जब वर्ण को हम तोड़ते हैं तो अ अपने आप दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अंतिम ध्वनि को ध्यान दीजिएगा। ध्वनि अ आ रही है और यहां से आ, तो अब हम इसे कहते हैं क्या? हम इसे कहते हैं हिमालय। हम इसे कहते हैं हिमालय। चलिए, अगर मैं आपको कहूं कि, अगर मैं आपको कहता हूं दिक धन अंबर, अगर ऐसा लिखा हुआ है, दिक धन अंबर, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो अभी ध्यान देना, ये जो दिक लिखा हुआ है ना, जब भी इस प्रकार के अगर आपके पास में प्रश्न आते हैं तो देखना वहां पर एक हलंत ऐसा लगा होता है, एक हलंत लगा होता है। हलंत लगा, इसका मतलब क्या है? अब ये यहां पर अध्वनि नहीं है, अध्वनि नहीं है, अब ध्वनि ही क्या है? क है।
अब यहां पर ये जो वर्ण है वो कौन है, ये हलंत वाला क, अर्थात ये एक व्यंजन है। इस व्यंजन में हम लोग क्या करेंगे, अंबर को जोड़ेंगे, अंग को जोड़ेंगे और ये क्या बनेगा, अ को जोड़ेंगे, तब जाकर के हम देखते हैं, तब जाकर के हम इसमें देखते हैं क्या बन जाता है, ये बनता है दिगंबर। दिगंबर। अरे सर कहाँ ये क और अ मिलके ग कैसे बन गया? हाँ, ये हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ नियम पढ़ेंगे कि किस किस स्थिति में क्या होते हैं, व्यंजन के प्रथम जो होते हैं, प्रथम जो अक्षर होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ये जितने भी होते हैं, ये जितने भी जो स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अपने तृतीय में बदल जाते हैं। ऐसे कुछ नियम हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि संधि में हमें दिखते तो वर्ण है लिखित रूप में, परंतु हमको बोल करके, उच्चारित करके किस पर ध्यान लगाना है, ध्वनि पर। जब हम ध्वनियों का मेल करते हैं तब जाकर के हमको उचित संधि का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा संधि किसे कहते हैं। आप अपनी भाषा में बिल्कुल संधि की परिभाषा लिखते रहिए। संधि कैसे क्या कहेंगे हम लोग, जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो उसे ही हम संधि कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, हमने कहा कि दो वर्णों के मेल से क्या होने वाला है, विकार। तो भाई मुझे बताइए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास में, वर्ण कितने प्रकार के हैं हमारे पास में। जैसे ही मैं आपको पूछूंगा आप क्या बताएंगे मुझे, भाई एक होता है हमारे स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा हमने एक अलग किया था, हमने आयोगवाह को अलग रखा था, है ना। हम वर्ण विचार जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें हैं। वर्ण विचार का वीडियो मेरा पहले भी डल चुका है, तो आप बिल्कुल जा करके उसको देखिए। वर्ण विचार पढ़ करके अगर आप यहाँ पर ये वीडियो आकर के देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा हम वहां पर आयोगवाह की चर्चा किए थे, उसमें से एक था विसर्ग। उसी विसर्ग को लेकर के एक और संधि होती है, क्या, विसर्ग संधि। अरे यही तो प्रकार है संधि के, 3 प्रकार के संधि होते हैं भाई। किताबों में लिखा रहता है, वहां पर क्या लिखा होता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3, 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कहां से आया, अरे भाई वर्णों के मेल से अगर बन रहा है तो जितने वर्ण उसके हिसाब से क्या, संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आज हम लोग जो है यहां पर पढ़ने वाले हैं केवल और केवल स्वर संधि को। पहले हम स्वर संधि को समझते हैं, पढ़ते हैं, और उसके पश्चात हम व्यंजन और विसर्ग संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं अभी आपका टॉपिक डाल देता हूं, क्या, स्वर संधि। स्वर संधि हम लोग पढ़ते हैं आज। पहले इसको अच्छे समझते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी एग्जाम में संधि आने वाला हो तो अधिकांश जो है संभावना बनी रहती है स्वर संधि से प्रश्न आने की। हिंदी का सिलेबस दिया है तो संधि तो पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। पीएससी में रस छंद अलंकार भले ही नहीं है, वो व्यापम में है, सीजीपीएससी में रस छंद अलंकार सिलेबस में नहीं होता है ना। लेकिन ये जो संधि है, समास है, वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, शब्द वर्ण विचार के, शब्द विचार के तो खैर क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संधि का 1 या 2 प्रश्न बिल्कुल आता है और ये आपको बढ़िया से नंबर दे जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो बिल्कुल आज हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं स्वर संधि। अच्छा, स्वरों का संधि कराने से पूर्व हम एक काम करते हैं, हम पहले स्वरों को समझ लेते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं भाई, तो स्वर होते हैं हमारे पास कितने, 11। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। इतने ही स्वर होते हैं हमारे पास। हाँ जी, इतने स्वर होते हैं। अब क्या किया जाए, तो भाई अगर स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है, स्वर संधि की परिभाषा कहती है जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो, जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे ही हम कहते हैं क्या, स्वर संधि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम व्यंजन संधि की बात करें तो 2 व्यंजन भी मिल सकते हैं, स्वर में व्यंजन मिल सकते हैं, इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। परंतु स्वर संधि किसे कहेंगे, तो स्वर संधि हम कहते हैं जब 2 स्वरों का आपस में मेल हो रहा हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर होते हैं हमारे पास 11, तो इन्हीं 11 में अब हमको खेलना है और हमारे पास में कुछ चीजें बाहर निकल करके आ जाएंगी कि किस किस प्रकार के स्वर संधि होंगे। देखो,
स्वर संधि के होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार। कितने प्रकार के स्वर संधि होते हैं? 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। पहले हम लोग नाम देखते जाते हैं और उसके बाद में उन्हीं को जो है एक एक करके बतलाता चला जाऊंगा। सबसे पहले पहला प्रकार का स्वर संधि होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। कुछ परिभाषा जो मैं नहीं लिख रहा हूं वो आप कॉपी में बिल्कुल लिखिएगा कि संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना। जो सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये आवश्यकता है कि आप अपने अच्छे से अच्छे शब्दों में उसको लिखने का प्रयत्न करें, ठीक है। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहेंगे और दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, दीर्घ दूसरा प्रकार क्या होता है भाई? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसमें हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार हम इसमें देखते हैं गुण स्वर संधि। चौथा प्रकार हम इसमें देखते हैं यड़ स्वर संधि। पांचवा प्रकार हम इसमें देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। कैसे कैसे इसको हम लोग को अध्ययन करना है, इनमें क्या क्या चीजें हैं अभी देखते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को डीप में पढ़ते चले जाएं, मैं आपको बता दूं कि इन सब का एक एक पहचान चिन्ह होता है। वो भी अगर आपको पता हो तो एग्जाम में जो है आप नो डाउट बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ठीक है। तो पहचान चिन्हों को हम लोग जरूर से बीच में क्लास में समझ लेंगे, अंत में एक बार और मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये होता क्या है उसको समझो। दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि को समझने से पहले मुझे बताइए, वर्ण विचार जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने वर्णों को 2 प्रकार से बांटा था, है ना। उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या तो हम इनको हर्ष स्वर कहते थे या तो दीर्घ स्वर कहते थे। तो हर्ष स्वर कौन कौन से थे? ये जो हैं अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर थे। बाकी बचे हुए क्या थे? दीर्घ स्वर थे, ठीक है। बाकी बचे हुए दीर्घ स्वर थे। उन्हीं दीर्घ स्वरों की रचना को ही तो दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। तो दीर्घ स्वर कौन कौन लेते हैं हम लोग? बेसिकली दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और उ। री जो है, बड़ा री जो होता है वो वैदिक काल में उपयोग में होता था, संस्कृत भाषा में उपयोग भी होती है वो, परंतु हमारे हिंदी में उसका कोई अर्थ नहीं है ना। हमारे पास जो अभी जो मानक भाषा हिंदी है और जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो देवनागरी लिपि है उसमें बड़ा री का उपयोग नहीं होता है। तो हम लोग री का मेल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम केवल आ, ई और उ को देखते हैं। अरे सर ये भी तो दीर्घ में थे। नहीं, तो उसमें क्या परिवर्तन है मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब 2 सजातीय ध्वनियों का मेल हो, जब किन्हीं भी 2 सजातीय ध्वनियों का मेल हो, हम लोग अभी दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ में देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, अगर 2 सजातीय ध्वनि, सजातीय मतलब कि जैसे अ में हम लोग मिला दिए अ को तो बनता है क्या? आ। यदि मैं इसी में मिला देता हूं, ई में मिला देता हूं ई को, तो बन गया क्या? ई। यदि मैं मिला दिया उ में उ को, उ में मिला दिया मैंने उ को, तो बन गया क्या? उ। मतलब कि ये क्या है? ये दोनों सजातीय ध्वनियों के मिलने से जब दीर्घ हो रहा हो, वह दीर्घ स्वर के रूप में बदल रहा हो, तो कहलाता है क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है बात? अब देखो, मैंने कहा सजातीय स्वर, ये लोग क्यों नहीं आते उसके पीछे का कारण बताता हूं आपको, समझना भाई। ए कैसे बनता है? अगर मुझे ए बनाना है, मैं अ में ई को जोड़ता हूं, बनता है क्या? तब बनता है ये ए, है ना। जब मैं अ में ई को जोड़ता हूं तभी तो ये क्या बन जाता है? तभी तो ये बन जाता है ए। और अगर मुझे ए बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? देखो, ये अलग अलग ध्वनियां मिली ना, यहां पर समान मिल रही थी, यहां अलग अलग मिली। अब मुझे अगर ए बनाना है तो ए में ए को जोड़ने से ए बनता है, ऐसा थोड़ी होता है कभी? कभी नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है भाई? अगर आप अ में ए को जोड़ेंगे, अ में ए को जोड़ेंगे, तब आता है क्या? तब आता है ए। क्या मतलब हुआ इसका? इससे हमको समझ में आया कि अगर इस प्रकार से 2 सजातीय ध्वनियां मिल रही हैं तभी हम उसको दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत लेंगे। अगर विजातीय ध्वनि मिले, देखो ए में ए जोड़ने से ए नहीं आता है, अगर ऐसा होता तो जरूर हम इसको दीर्घ कह सकते थे, परंतु अभी हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे। और अ में ई के जोड़ने से ए होता है,
अ में ए के जोड़ने से ए होता है, उसी प्रकार से अ में उ के मिलने से ओ बनता है और अ में ओ के मिलने से औ बनता है। इसलिए हम क्या है, इन लोगों को कभी भी दीर्घ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में हम क्या लिखते हैं, जब सजातीय ध्वनियों के मिलने से, जब सजातीय ध्वनियों का मेल हो रहा हो तब वहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, सजातीय ध्वनियों के मिलने से दीर्घ स्वर संधि होगी। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को विकार उत्पन्न होकर क्या क्या देखने मिलेगा, आ ई उ, आ ई उ, ये देखने को मिलता है। और ये चीज जो है नहीं होता है करके, अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। जब भी अंत में अगर हमको जो विकार है या जो परिवर्तन है, जो प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आ ई और उ, यही क्या है, दीर्घ है। किनके मिलने से, उनके सजातीय ध्वनि को मिलने से। एक आध उदाहरण देखते हैं, चलिए। अगर मैं कह देता हूं, अगर मैं कहता हूं, जो हम लोग पहले ही देख रहे थे, क्या, अगर मैं कहता हूं विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, क्या बनेगा, ये बन जाएगा विद्यालय। ठीक, अगर मैं कहता हूं हिम धन आलय, हिम धन आलय, तब क्या बन गया, ये हिमालय, हिमालय बन गया। क्या बन गया, ये हिमालय बन गया। देखो, एक में आ मिल गया, एक में अ में आ मिल गया। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अच्छा, अ में अ मिलाते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, धर्म में अर्थ को जोड़ दो। धर्म में अगर हम अर्थ को जोड़ते हैं, देखो अंतिम ध्वनि को देखना है ना, यहां पे अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और यहां पे अंतिम ध्वनि क्या है, आ। इतना छोटा लिख रहा हूं कि शायद दिख नहीं रहा हो, लेकिन ध्यान देना, यहां पे अंतिम ध्वनि आ है, यहां पे भी अंतिम ध्वनि आ है, आ और आ मिलके आ बना लिए। यहां पे अंतिम ध्वनि अ और यहां पे अंतिम ध्वनि आ मिल गया, क्या, आ बन गया। यहां पे अंतिम ध्वनि अ है, ये इस र के ऊपर मत जाना है ना, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये ऐसा है ना, ध में आधा र पहले मिलता है, बाद में म है, इसका मतलब म के बाद में अ जुड़ा हुआ है। ये जो रारे रा ऊपर लगता है ना, इसका मतलब वो म से पहले है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, धर्म। धर्म के अंतिम में क्या है, अ है, और यहाँ अर्थ के प्रथम में क्या है, अ है। जब अ और अ का मेल होगा तो जरूर यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है धर्मार्थ। क्या बनने वाला है भाई, धर्मार्थ। ठीक है, ये अ में अ मिला तो मां हो गया, और आधा र कभी भी बाहर नहीं लिखा जा सकता, तो फिर से आधा र को हम लोग उसके मां के ऊपर चढ़ा करके उसको कहते हैं क्या, हम उसे कहते हैं धर्मार्थ। ठीक, अच्छा, ई के लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पत्नी धन इच्छा, पत्नी धन इच्छा, क्या कहेंगे हम इसे, ये हो जाएगा पत्नीक्षा। क्या हो जाएगा, ये पत्नीक्षा। ठीक है, फिर अगर मैं कह देता हूं वधु धन उत्सव, अगर मैं कह दूं वधु धन उत्सव, यहां पर उ, जैसे यहां पर बड़ा ई छोटा ई, वैसे यहां पर उ और उ क्या हो जाएगा, ये वधुत्सव, वधुत्सव। उ और उ मिलकर के क्या बन गया, वधुत्सव बन गया। लिख लीजिए, परीक्षार्थी लिख लीजिए, कविंद्र लिख लीजिए, ऐसे अलग अलग शब्द। जैसे अगर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं परीक्षार्थी, चलो परीक्षार्थी अगर मैं लिख दिया, क्या है, इसको तोड़ने में कोई समस्या होगा क्या। जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो लास्ट क्लास भी जब मैं लिया था, तो वहां पर जो है एक प्रश्न एक स्टूडेंट ने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि सर आप जब ऐसे जोड़ के बता रहे हो ना तो बहुत मजा आ रहा है, हाँ ठीक है जोड़ लिए, ठीक। लेकिन कभी कभी तो व्यापम में पीएससी में ऐसा प्रश्न दिया जाता है ना, लिख दिया परीक्षार्थी, और परीक्षार्थी लिख के बोल दिया 4 ऑप्शन देकर के, बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है, इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो संधि करते वक्त तो आसान होता है सर, लेकिन संधि विच्छेद करने में समस्या होती है। तो देखो दोस्तों, संधि विच्छेद के मैं बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर के आऊंगा। हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इस वीडियो लेक्चर के बाद में वो मैं अपलोड कर दूंगा, और वहां पर ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण आपको दूंगा। लेकिन दुनिया में हजारों लाखों शब्द हैं, वो सारा चीज तो मैं एक साथ करा नहीं सकता।
तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप लोग क्या करें, नए नए शब्द ऐसे ढूंढिए और मुझे व्हाट्सअप करते जाइए। मैं वहां पर जो है बताते जाऊंगा आपको पर्सनली, जिसको भी जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि यहां पर मैं अगर 100 उदाहरण भी लिख दूं तो एग्जाम में 101वां आएगा। अब क्या किया जाए, तो आपको घर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। खूब सारे क्वेश्चन बनाइए, जो ना बने मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, ठीक है। तो अब जैसे परीक्षार्थी है, करना क्या होता है, मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूं, आप घर में इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम आपको क्या करना है, इस परीक्षार्थी को इमेजिन कीजिए, ये 100% सही नहीं होता है हमेशा, परंतु 70% 80% बार आप ये कर सकते हो कि इस शब्द को ऐसे शब्दों में तोड़िए जिसका कि अर्थ निकल रहा हो। मतलब कि जो ऐसे शब्दों में तोड़िए जिनका अर्थ निकल रहा हो। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे वर्णों में शब्दों में टूट जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा भी होता है। लेकिन कोशिश करें कि ये ऐसा टूटे। अच्छा, जब ऑप्शन में दिया रहता है ना, 4 में से टिक लगाने में थोड़ा आसानी होगा, जब मैं अभी जो बता रहा हूं वो समझोगे तो। अब इसको आप तोड़ सकते हो क्या, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, ऐसा तोड़ सकते हैं ना, जिसमें आ और अ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। आ और अ का क्या हो रहा है, वहां पर मेल हो रहा है। तब आप कहते हो क्या, परीक्षार्थी। तब आप कहते हो क्या, परीक्षार्थी। दोस्तों कविंद्र, कविंद्र आप लिखेंगे तो कवि में ई में छोटा का मात्रा होगा और बाद में वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। खूब सारे शब्द आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें और उनको लेकर के आते रहें। देवालय, वीरांगना, है ना, भूर्मी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कविंद्र, रविंद्र, पढ़ते रहिए खूब सारे, और नए नए उदाहरण लेकर के आते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, दीर्घ स्वर संधि। मेरे ख्याल से इतना में आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा और उदाहरण देने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। नए शब्द आप लेकर के आइए, अगर ना बन पा रहा हो तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि के पश्चात में हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि को। तो यहां पर ध्यान देना, जिनको हम लोग दीर्घ स्वर संधि में नहीं लिए थे, जिन लोगों को हमने दीर्घ के समाज से बहिष्कार कर दिया था कि नहीं भैया तुम सजातीय स्वर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम सजातीय स्वर ना हो करके कैसे हो, तुम अलग अलग स्वरों के मिल से, विजातीय स्वरों के मिलने से बनते हो, तो हम क्या करते हैं, तुमको समाज से बहिष्कृत। तो ऐसे लोगों को हम तो उठा करके ले आए कहां, वृद्धि में। दीर्घ के लिए क्या वर्ड यूज रखना है आपको, दीर्घ है आ, ई, उ, कैसे, सजातीय। जब वृद्धि करना हो तो यहां पर वृद्धि हो रही है ए में और औ में। ये तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं, ए और औ ही तो क्या है, उन्हीं का तो वृद्धि हुआ है। इसलिए हम कहते हैं क्या, ए और औ ये होते हैं वृद्धि स्वर संधि। ए और औ क्या होते हैं, वृद्धि स्वर संधि होते हैं। तो चलिए समझते हैं ए और औ बनते कैसे हैं। ए और औ बनते कैसे हैं, तो भाई ये तो हम लोग को पता ही है। कैसे पता है, जैसे हमने मैं इसीलिए कह रहा था वर्ण विचार जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। वर्ण विचार में देखेंगे हम लोग, तो देखो वृद्धि, ए और औ कैसे बनते हैं, अ या आ में, अ या आ में यदि ए को हम जोड़ते हैं या ए को जोड़ते हैं तब बनता है क्या, ए। उसी प्रकार अ या आ में यदि ओ या औ का क्या हो रहा हो, मेल हो रहा हो, तब बनता है क्या, औ। अ या आ में ए या ए मिल रहा हो तब बनते हैं क्या, ए। और यदि अ या आ में इसी प्रकार से ओ या औ मिल रहा हो तब बन रहा है क्या, औ। ये चीज समझ में आया। चलो उदाहरण में एक आध देख लेते हैं, ठीक है। और उदाहरण में क्या करना है आपको, उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो ध्वनि है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं एक धन एक, एक धन एक अगर मैं कह दूं, ध्यान देना यहां पर क्या है, यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, अ, और यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम ध्वनि क्या है, ए। अ में ए को जोड़ने से क्या मिल गया, ए, अर्थात एक एक। क्या मिल गया, एक एक। अगर मैं कहता हूं सदा और उसमें मैं जोड़ देता हूं एव को,
तो आ में ए को जोड़ने से मिल जाएगा मुझे क्या, सदैव। क्या मिल गया मुझे मिल गया सदैव। इसी प्रकार से आप बना सकते हो क्या, मतैक्य बना करके देखो तो। मतैक्य, अगर मैं लिखता हूं मत और मैं कह दूं ऐक्य, अगर मैं मत में ऐक्य को जोड़ दूं, अच्छा बड़ा ऐक्य को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, वो मतैक्य बन जाएगा। ये बन जाएगा मतैक्य बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये ऐक्य होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सदैव, एकैक, मतैक्य। ये तो ए वाली बात हो गई। औ वाली बात क्या होती है, अब वनौषधि। चलो एक शब्द है आता है हमारे पास वनौषधि। देखो अगर वन में औषधि, वन में औषधि को अगर आप जोड़ दो क्या बनता है, ये वनौषधि। वनौषधि, ठीक है। यहां पर अ में औ को हम लोग जोड़ रहे हैं, अ में औ को जोड़ करके हम वहां पर क्या बना रहे हैं, वनौषधि उसे लिखते हैं। अगर मैं कह दूं जैसे कि अगर मैं लिखता हूं परम धन औषध, परम धन औषध, अगर मैं कह दूं, मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं कहूंगा परमौषध। ये क्या हो गए। इस प्रकार से हम ए और औ जहां कहीं पर भी देखते हैं हमारे मन में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई यही क्या है, यही है हमारा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के लिए ए और औ को आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे क्या है, सैकड़ों एग्जाम्पल आप उठा करके लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए या तो पर्सनली भी मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, जो भी नहीं बनेगा उसे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये आपको वृद्धि बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा अब तक। अब देखते हैं गुड़। गुड़ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो गुड़ की परिभाषा लिखते वक्त या याद करते वक्त हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। क्या बोला मैं, 2-3 बार बोल करके देखिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा, रटा जाएगा आपको। क्या बोला मैंने, ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। जब ऐसा इस प्रकार से आप बोलने लग जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज क्या है। क्या हो गया भाई, ये ए ओ अर कहां से आ गया, ए ओ अर आ कहां से गया। ध्यान देना, अभी तक हम लोग आ ई ऊ बना लिए, ए और औ बना लिए, ए और ओ बाकी था ना। और ए और ओ बनता कैसे है, कैसे बनता है भाई, देखो तो। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, गुड़ संधि की। हम बात कर रहे हैं अभी गुड़ संधि की। तो गुड़ संधि में देखो ए और ओ कैसे बनता है, वर्ण विचार, फिर से वही वाली बात आ गई कि यदि अ या आ में ई या ई को जोड़ दिया जाए तब क्या बनता है वो, ए। अ या आ में ई या ई को जोड़ दिया जाए तभी तो वो क्या बनता है, तभी तो बनता है गुड़ स्वर संधि को लेकर के ए। और अगर मैं इसी अ या आ में ऊ या ऊ को जोड़ दूं तब बनता है क्या वो, तब बनता है वो ओ। और इसी अ या आ में यदि मैं री को जोड़ दूं तब बनता है वो अर। इसीलिए मैंने कहा था गुड़ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख देता हूं देव धन इंद्र, क्या मतलब होगा इसका, ये इसका हो जाएगा क्या, देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। क्यों देवेंद्र हुआ, व में क्या लगा है अ, इस अ को इस ई से मिलाने से क्या बन गया, ए बन गया। देखिए यहां पर अलग अलग क्या क्या यहां पर स्थिति उत्पन्न होती है, कैसे कैसे विकार उत्पन्न होते हैं। अ में ई को जोड़ सकते हैं या इसी अ में बड़े ई को, आ में भी ई को या आ में बड़े ई को, ऐसा लिखने का ये तात्पर्य होता है, ठीक है। तो अ या आ में ई या ई को मिलाने से ए होता है। उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं महाधन इंद्र, क्या होगा ये, महाधन इंद्र मिलाने से बन गया क्या, महेंद्र। बाहुबली नहीं रे, ठीक है। अभी यहां पर अगर जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख दिया देव धन ईश, क्या हो जाएगा ये, देवेश। क्या हो गया ये, देवेश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं,
ए जो है विकार होने के पश्चात में क्या बन रहा है, ए जो है बन रहा है, और इसलिए अच्छा जैसे नरेश, नरेश कैसे लिखोगे, नर धन ईस, अभी ये क्या बन गया, नरेश बन गया। अब अगर मैं लिखूं, मैं बोलूं महेश, तो महेश, अब गलती से मह थोड़ी लिख दोगे भाई, आप तो लिखोगे ना महाधन ईश ही तो लिखोगे ना, और महाधन ईश क्या कहलाएगा, महेश कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहा कि तोड़ करके देखना उसको, महाधन ईश मत कर देना, महाधन ईश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ए बन गए। चलिए अब कुछ ओ बना करके देखते हैं, कुछ ओ बना करके देखें क्या। चलिए एक आध, जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं जलोर्मी, जलोर्मी, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, क्या हो गया ये कहलाती जलोर्मी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो हम क्या कहते हैं इसको, इन्हीं को तो कहते हैं महर्षि। अगर मैं कह दूं देव धन ऋषि, तो इसी को तो हम कहते हैं क्या, देवर्षि, नारद। ठीक है, ये हो गया क्या, देवर्षि। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, एक ध्वनि निकल रही है, अर की ध्वनि आती है। क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलो तो महर्षि, महर्षि, देवर्षि, तो यहां पर ह से ह के बाद में ये जो महर्षि है, इस शब्द को समझिएगा, ह में अ जुड़ा हुआ है, और यहां पर इस स में, इस श में क्या है, इससे पहले आधा र लगा हुआ है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, ए ओ अर को क्या कहते हैं, ए ओ अर को कहते हैं गुड़ स्वर संधि। ठीक है, मह के बाद में जो अ है ना, इस ह व्यंजन में जो अ लगा हुआ है, और इस रारे र जो लगा हुआ है ना यहाँ पर श में, उसी वाले र को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, बोलते हैं क्या, ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा गुड़ स्वर संधि। और बिल्कुल आप इसको 2-3 बार बोल करके देखिएगा, ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। और ये बना कैसे, तो आपके पास इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बनाता रहिए सारे एग्जाम्पल। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, हम पहुंचते हैं किसके पास में, यड़ के पास में। अब गुड़ को उल्टा कर दो, गुड़ को उल्टा कर दो। अच्छा, यड़ जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तब भी तो कहते हैं, यड़ किसे कहते हैं, य र ल व को यड़ कहते हैं, है ना। व्यंजन का स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, यड़, स्पर्श, संघर्ष, ऐसे बहुत सारे हम लोग बांटते हैं ना, संघर्षी व्यंजन, फिर क्या पढ़ते हैं उसको, संयुक्त व्यंजन। तो उन्हीं में से य र ल और व को कहते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग केवल व लेंगे। ठीक है, य र व को हम कहते हैं क्या, यड़ कहते हैं। ठीक, य र व। अब देखो तो इसकी रचना कैसी हुई थी, हम लोग वहां जाकर के देखे थे, य र व की रचना कैसी हुई थी। अभी जो हम लोग गुड़ पढ़ रहे थे, ठीक उसके विपरीत, गुड़ में हम लोग एक तरफ देखते हैं कि अ में ई को मिलाते थे, अ या आ में ई या ई को मिलाते थे तो ए बनता था। अभी यड़ में हम क्या करेंगे, यड़ के लिए ध्यान रखिएगा कि यदि ई या ई में उ या उ में, दोनों उल्टा लेकर के चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना, अभी उल्टा लेकर के चल रहे हैं, ई या ई में, या फिर उ या उ में, या फिर री, या फिर री में, अगर कोई भी दूसरे प्रकार के ध्वनि को यहां पर मिलाया जाए, मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई भी अन्य स्वर ध्वनि को, स्वर ध्वनि को मिलाने से, को मिलाने से क्या बनता है, कोई भी अन्य ध्वनि को मिलाने से यहां पर बनता है क्या, यड़ स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं ई या ई में अ को मिला दूं तो य बनेगा। अगर मैं ई या ई में, अगर मैं ई या ई में क्या मिला दूं, अ के बजाय कुछ और यहां पर से स्वर उठा करके मिला दूं तो य के बजाय यू, यी, कुछ ही बनेगा। र बन रहा है, अ री में अ को मिलाने से र बनता है, लेकिन ये री रू कुछ भी तो बन सकता है। वैसे ही ऊ या ऊ में अ को मिलाने से व बनता है, लेकिन ये वी वू कुछ भी तो बन सकता है।
तो वो कुछ भी बन सकता है। जो मैं बोल रहा हूं कब बनेगा, जब कोई अन्य ध्वनि मिलता हो। ठीक है, अगर केवल अ या आ को आप मिलाते हैं तब य र व बनता है। तो इन सबको मिलाने से ही जो नया विकार उत्पन्न होता है, ये जो नया विकार उत्पन्न होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, यड़ स्वर संधि कहते हैं। इसे हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। य र व को यड़ कहा जाता है। अब एक मस्त बात बता दूं आपको, जैसे मैंने यहां पर कहा था, जहां पर सजाती दिखेगा वहां पर आप दीर्घ लगाएंगे। और एक बढ़िया बात आप सीख लो यहां पर कि यदि किसी भी संधि में, अगर किसी भी स्वर संधि में आपको दिख जाए, अगर पूछता है कि निम्नलिखित शब्द में से, निम्नलिखित जो भी एक शब्द दे दिया कि XYZ नामक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, अगर वहां पर आपको आधा अक्षर दिख रहा है, आधा अक्षर दिख रहा है, तो सीधे सीधे यड़ ही होगा। क्या बोला मैंने, इसका पहचान चिन्ह है। एक और क्या बोला, आधा अक्षर वहां पर अगर दिखलाई पड़ती है आपको, कोई भी आधा अक्षर, तो वो क्या है, वो बिल्कुल यड़ ही होगा। वो आधा अक्षर आया कहां से, वो आधा अक्षर आया कहां से, इसको भी मैं आपको बतलाता हूं। ठीक है, जैसे कि यदि आप लिखते हो, यदि आप क्या लिखते हो, यदि आप ये लो, यदि आप यदि धन अपि करते हो, यदि धन अपि, देखो तो यदि धन अपि। अब यहां पर ध्यान से समझना एक बात, यदि धन अपि आपने लिखा तो यह तो है, य प्लस अ वो है। मैं तोड़ता हूं किसको, ये द, और इसमें लगा हुआ है क्या, ई लगा हुआ है ना। इसके प्रथम में क्या है, अ है, इसके प्रथम में अ है। तो देखो ई में कौन जुड़ रहा है, अ, इसमें का ई इसके अ के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा ये, तब ये क्या बनेगा, यद्यपि। क्या बनेगा, यद्यपि। मैंने क्या बोला, ई में अ के मिलने से य बनता है, ई में अ के मिलने से य बनता है। ये तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो ना, यहां पर मैं लिखा नहीं हूं। ई में अ के मिलने से य बनेगा, उ के कारण व बनेगा, और री के कारण र बनेगा। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं था, लिख भी दिया, लेकिन आप लोग को पता ही है। वो ई में अ के मिलने से बन गया क्या, ई में अ का मिलने से बन गया य। तो सर ये आधा द कहां से आया, अरे कैसे नहीं आएगा भाई, यदि आप इस बेचारे द से, जो कि एक व्यंजन है और व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है, तो भाई अधूरा अर्थात आधा द तो दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यड़ स्वर संधि की पहचान होती है आधा अक्षर। ठीक है, आधा अक्षर। जैसे कि आप लिखते हो अति, अगर आप लिख दो यहां पर अति, और आप लिख दो अति में जोड़ दो अधिक को, अति में अधिक को जोड़ दो, क्या लिखोगे आप लिखोगे अत्यधिक। लो आधा ता आया, अत्यधिक लिखेंगे ना, अत्यधिक जैसे ही लिखते हैं हमारे पास आधा ता आया। क्यों आधा ता आ गया, क्योंकि हमें पता है कि त की जो ई की मात्रा थी वहां से हट चुकी है और अब उसके पास कोई स्वर नहीं है, तो बिना स्वर का व्यंजन आधा ही होता है। ठीक है, आप जैसे लिख लो यहां पर प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार लिख लो। देखो अब इस ऊ से कंफ्यूज नहीं होना, ऊ क्या है, हम लोग ई ऊ री को कहां पर रखना है, प्रथम में रखना है, तब चीजें बदलेंगी ना। अभी प्रथम में ई ही है, इस यहां पर क्या आता है उससे मैटर नहीं। अगर प्रति में उपकार को जोड़ना है तो आप लिख सकते हो प्रत्युपकार। अगर ई में अ जुड़ रहा था तो यह था, अगर इसी ई में ऊ को मैंने जोड़ा तो यू बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही चीजें। और ये बेचारा त का आधा जो उसका चिन्ह है वो उससे खो चुका है, तो आधा त प्रत्युपकार बन गया, प्रत्युष्म बना सकते हैं। अच्छा चलिए, एक अगर मैं बोलता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं मनु धन अंतर अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, तब इसको हम लिखते हैं मनवंतर। न से उसकी ऊ की मात्रा को हमने छीन लिया और ऊ में अ मिला करके मैंने व बना दिया, न हो गया आधा, और ऊ और अ मिलके बन गए व, और व में ये वाला जो अंक की मात्रा है वो भी वहां लगी हुई है, तो बन गई क्या, वो बन गई मनवंतर। ऐसे ही आप लिख सकते हो मात्राज्ञ। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मातृ,
धन आज्ञा, या मातृ लिख दो, भ्रातृ लिख दो, पितृ लिख दो, जो भी लिखना लिखो, मातृ धन आज्ञा, आप इसे लिख सकते हैं मात्राज्ञा। आप इसे लिख सकते हैं क्या, मात्राज्ञा। अब आप बोले, ये देखो मातृ धन आज्ञा बन गया क्या, मात्राज्ञा बन गया। बोले सर आपका तो वो लोचा तो फेल हो गया, ये आधा अक्षर कहाँ गया, गायब हो गया, कहाँ गया आपका ट्रिक। तो देखो, एक तो पहली चीज, ये जो आधा अक्षर मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं ना, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई ट्रिक है, कोई जिंदगी में कभी कोई ट्रिक नहीं होता है। समझ में आ गया बात। होता क्या है, आपके प्रैक्टिस, आप चीजों का सही ज्ञान रखिए और उसके पश्चात उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतने बार उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाते जाइए, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है, वो प्रैक्टिस है ना, वही आपको एग्जाम में काम आता है। और किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को आप अगर सोचोगे कि आप उससे सीख लोगे और अपना लोगे एग्जाम में जाकर के, जिसको आप ट्रिक शब्द का प्रयोग करते हो, कभी काम नहीं आता। क्योंकि ट्रिक को याद रखने का नया ट्रिक लेकर के आते हो आप, ट्रिक में जीवन नहीं जीते हैं। ठीक है, ये आधा अक्षर क्यों है, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बात आती है मात्राज्ञा की, कि कहां गया आधा अक्षर। तो दोस्तों ध्यान दो, ये क्या है, मात्राज्ञा है। और मात्राज्ञा, अगर मैं त्र को ध्यान दूं तो त्र अपने आप में संयुक्त वर्ण है। त्र संयुक्त वर्ण है। कैसे संयुक्त वर्ण है, अगर मैं आधा त में आधा र को मिलाता हूं, क्या बनता है, आधा त में आधा र को मिलाता हूं तो क्या बनता है, याद तो है ना, तभी तो त्र बनता है। इसीलिए मैंने वहां पर तो त्र लिखा, यहां पर मातृ, यहां पर की मातृ, इस मातृ से मैंने री को लिया, इस मातृ से हमने री वाले स्वर को ले लिया और यहां से अ को मिलाया। जब री में अ मिला तो इन दोनों के मेल से र ध्वनि की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह भी बात है, जब यहां पर र बन गया तो अब मैं इसे लिख सकता हूं, री और अ के मिलने से र बन गया, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं मां धन आधा त, फिर र, फिर आ गया। अब भी तो गया, अब भी तो ये ऐसा है ना। और इस कंडीशन में, ओहो गया, और इस कंडीशन में ये त और र को जोड़ करके मैंने त्रा बनाया, इसीलिए वह लिखा रहा है क्या, मात्राज्ञा। त और र मिलकर के त्र बन गया। संयुक्त वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या था भाई, चलो तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो। छ किससे बनता है, क और स से। खैर इसका यहां पर कोई काम नहीं है, मैं बस ऐसे ही रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं। छ, त्र हमने देख लिया, ज्ञ, ठीक है, ज्ञ किससे बनता है, ज और इया से ज्ञ बन जाता है। स्र, स और र से क्या बन जाता है, स्र बन जाता है। ये सब संयुक्त वर्ण है, ये सारा चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वर्ण विचार में। तो ये आपको आधा अक्षर वाली बात समझ में आ चुकी होगी, और क्यों होता है आधा, और एग्जाम में वो ये जो बात है ना, ये कैसे काम आएगा वो भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंचते हैं किसकी ओर, देख लेते हैं अयादी। ओहो, जैसे हम लोग बोलते थे ना, ए ओ अर को गुड़ कहते हैं, य र व को यड़ कहते हैं, वैसे ही चलिए मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए, कहिएगा अय, आए, औ, आओ को अयादी कहते हैं। अवी, आवी, ये सब भी शामिल है इसमें। अवी, आवी, ये सब क्या कहलाते हैं, अयादी कहलाते हैं। कैसे बनता है ये, कैसे बनता है अय आय। तो देखो अभी जो हम लोग देख रहे थे, इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, यड़ में हम लोग क्या क्या देखे थे, ई, उ, री, इतना को देख लिया ना। तो उसके पश्चात में जब बारी आती है अयादी की, तो अयादी, भाई बचे हुए ये जो बेचारे चार लोग हैं, ये चारों भी मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ए या ए में, या फिर ओ या औ में, ए या ए या ओ या औ में कोई भी दूसरी, ये इन दोनों में से कोई भी दूसरा, कोई भी अन्य स्वर ध्वनि, कोई भी अन्य स्वर ध्वनि का अगर हम लोग क्या कर दें, मेल करा दें, विकार उत्पन्न हो करके क्या बनेगा, तब ए या एस ए, अय या आय बनेगा, ओ या औ से अव
या आव बनेगा। ये बात हो गई भाई, ये बात हो गई। ये बात इन्होंने बता दिया कि ए या ए, ओ या औ में अगर हम कोई भी अन्य भिन्न स्वर को यहां पर स्वर ध्वनि को मिलाते हैं तो अय, आय, औ, आव बनता है। और जैसे कि इसी के उदाहरण जो है आते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं ने, धन, अन। ये लो, ए है ना, ए है ना, ए में कौन सी ध्वनि मिल रही? अध्वनि। तो क्या बनना चाहिए? अय, मतलब नयन। य बना है, मत सोचना। क्या बना है? अय बना है। काहे मैं ऐसा बोला, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ए में अ के जुड़ने से केवल य बनता तो आधा ना हो जाता, ये आधा ना हो जाता दोस्तों। यहां पर न है और ए है, और यहां पर अ है और न है। मैंने कहा ए और अ के जुड़ने से अय बनता है, इसलिए तो ये न धन अ धन य धन न बना। और इस न में जब इस अ को जोड़े तब जाकर के ये नयन बना। समझ रहे हैं बात को? तब जाकर के ये नयन बना है, वरना तो आधा अक्षर हो जाता जैसे इसमें हुआ करता था। तो इसमें आधा अक्षर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं कहता हूं अय, आय, अव, आव बनता है। तो ये जो बाद वाला अ है ना, ये पहले ये जो बाद में अ जो बन रहा है वो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में जाकर के जुड़ जाते हैं। जैसे मैं कह दूं पोधन अक, पोधन अक अगर मैं कह दूं क्या बनेगा? ये पावक। क्या बन जाएगा? ये पावक बन जाएगा। पोधन अक पावक बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, पौधन अक पावक बन जाएगा। ए है ना, ए है ना, तो ए पौधन अक बन जाएगा, क्या? पावक बन जाएगा। अब यहीं पर जोड़ दो गए धन अक, क्या बन जाएगा? ये गायक लिख सकते हैं आप इसको। जब गए में अक को जोड़ते हैं आप इसमें लिख सकते हैं गायक। वैसे ही आप इसको नाविक बना सकते हो। आप इसमें से लेकर के चल नाविक बनाइए। नाविक क्या हो जाएगा? नाविक क्या हो जाएगा? नौ धन इक, नौ धन इक, इक वर्ण को जोड़ते हैं ना। नौ धन इक, जरूरी नहीं है ना अ जुड़े, कोई भी अन्य ध्वनि जुड़ सकती है। तो नौ धन इक को जोड़ के हमने बना लिया नाविक। ठीक है, ये नाविक हो गया। अच्छा, अगर मैं पो में अन जोड़ दूं, ठीक है, पो धन अन, पो में अव जोड़ देता हूं, ठीक है, तो वह आएगा बीच में, बन जाएगा ये क्या? पावक। अगर मैं इसमें बोल देता हूं पो धन अन, ये बन जाएगा क्या? पावन। इस प्रकार से कुछ भी आप इसमें क्या है, कुछ भी शब्द इस प्रकार से बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे शब्दों की रचना आप कीजिए, नए नए शब्द बनाते रहिए और नए शब्दों को ला करके क्या करते जाइए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखने से रिप्लाई करने में बड़ा दिक्कत होगा। आप चाहें तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर का, उस पर जा करके आप हमसे जुड़ जाइए। वहां पर नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, तमाम तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल भी जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कुछ प्रश्न लेकर के मैं आऊंगा अगले वीडियो में, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार से इसको बनाना है। फिलहाल के लिए शानदार तरीके से फिर से एक बार समझ लीजिए कि दीर्घ किसे कहते हैं? जो दीर्घ व्यंजन है, सॉरी दीर्घ स्वर है, आ ई उ, वहां से बनता है दीर्घ स्वर संधि। कैसे बनता है? सजाती के वजह से बनता है। ये जो है ये सजाती से नहीं बनते, इसलिए इनको हम कह दिए क्या? वृद्धि स्वर। ए और अ को वृद्धि कहते हैं। और ये बिल्कुल याद रखिएगा, ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। ए ओ अर को गुड़ कहते हैं। जहां आधा अक्षर दिखा वो यड़ होता है। यड़ स्वर हम लोग को पता है, य र ल व, ये यड़ होते हैं जिसमें से ल का प्रयोग हमको नहीं करना है, तो य र व को हम यड़ कह दिए। और अयादि का मतलब तो अय, आय, अव, आव, अवी, आवी, ये सारे क्या हैं? अयादि हैं। तो ये रहा आज के लिए
इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। स्वर संधि, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, व्यंजन संधि के बारे में। थैंक यू क्लास।